नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रिकवरी का एक्शन प्लान और खास तौर पे फोकस है यहाँ रियल स्टेट। तो पिछले 2 एपिसोड में हमने बात की कमर्शियल रियल स्टेट की, रेजिडेंशियल रियल स्टेट की, लेकिन रियल स्टेट इतनी बड़ी चीज होती है, इतनी बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स आप देखते हैं, बड़े बड़े टाउनशिप्स देखते हैं, बड़े बड़े ऑफिस प्रेमाइसेस देखते हैं। जाहिर सी बात है इनमें बहुत सारा पैसा लगता है, तो इसका एक बड़ा हिस्सा आता है पीई फंड से, जो कि रियल एस्टेट के अंदर निवेश करते हैं और ये पैसा बहुत बड़े पैमाने पर आता है। अब जबकि हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट एक झटका खा गया है और बुरी स्थिति में है कोरोना के बाद, तो क्या हालत है इन फंड्स की जिन्होंने बड़े पैमाने पर भारत में पिछले 2 दशकों के अंदर निवेश किया है, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। थोड़ा सा गूढ़ विषय है, लेकिन इसे समझाने के लिए हमारे पास 2 शानदार मेहमान हैं जिन्हें आप पिछले 2 दिन से हमारे साथ देख रहे हैं। तो स्वागत हम करेंगे दोनों का, पंकज कपूर साहब और गुलाम जिया साहब। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंकज कपूर साहब, आपसे हमेशा पी फंड के पैसे को लेकर बहुत सारी बातें हुई। मेरे ख्याल से 1 दशक से हम भी ये बात कर रहे हैं कि इस पी फंड के पैसे ने ना इंडियन रियल एस्टेट को थोड़ा बिगाड़ के रख दिया था। बहुत आसानी से पैसा आया शुरू में और दिक्कतें हुई, लेकिन अब अगर हम आज के संदर्भ में बात करें कि जितना इन्वेस्टमेंट हुआ, खासतौर पे हमने देखा कि बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 10 एक साल में कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रेजिडेंशियल में नहीं हुआ है। कंपैरेटिवली कम हुआ, वो साइड्स बदलते रहे, रिटेल में भी पैसा आया, इनफैक्ट वेयर हाउसिंग में बहुत पैसा आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो मौजूदा परिस्थिति बनी है उसमें इन फंड्स को भी झटका लगेगा, हेयर कट्स लेने पड़ेंगे और इनके लिए भी एक कठिन समय होगा? देखिए, जो इन्वेस्टेड हैं उनको तो इम्पैक्ट लगेगा। अगर और जितना रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स है उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोलॉन्ग है वहाँ पे जो अटके हुए थे वहाँ पे तो उनको कॉल लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अटके हुए थे। लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट गए थे वहाँ पे इम्पैक्ट होगा ही होगा, और मुझे होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक मार्केट है जहाँ पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये ज़रूर दर्शाता है कि एक दूसरे तरीके का पैसा और मार्केट में आएगा और मार्केट उसे अट्रैक्ट करेगा। पहले एक लैंड के लिए बिल्डर्स प्राइवेट इक्विटी के पास जाता था और एक्सपेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदने की और इन्वेस्टमेंट होते थे और उसके बेसिस पे आईआर आती थी। अब मेरे ख्याल से जो पी फंड्स हैं वो क्रेडिट फंड्स बन गए हैं और डिस्ट्रेस फंड बन गए हैं। तो आज के दिन भी वो एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे मार्केट में से। तो मुझे लगता है कि पैसा आता जाएगा, बट नेवरदलेस जो पैसे की जो एस्पिरेशन रहती है, एक रिटर्न रहता है, वो आपको ज़रूर कम होता हुआ दिखाई देगा। जो अगर आप देखिए पिछले 1 दशक के अंदर एस्पिरेशन कम होती रही, जहाँ पहले 20-21% मिनिमम रिटर्न की अपेक्षा होती थी, वो घटते-घटते 18%, 16%, और मेरे ख्याल से 16% भी रियल एस्टेट को देना बहुत डिफिकल्ट है। मेरे ख्याल से उसको अपना एस्पिरेशन को मॉडरेट करना पड़ेगा। लेकिन इस मार्केट में जहाँ पे क्रेडिट की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्राइवेट इक्विटी एक अपना रोल अदा करने जा रहा है, लेकिन एसेट्स का क्लास बदल जाएगा, एक स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट बदल जाएगा और एक 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 पर्पस बदल जाएगा। पहले इन लैंड पे इन्वेस्ट होता था और लैंड पे ही एग्जिट होता था और आईआरआर वैसे बनाए जाते थे। उसके बाद डेट फंड्स आया, जिसके बेसिस के ऊपर आपने एग्जीक्यूशन के ऊपर पैसा डाला, और कई हद तक वहाँ पे भी या इन्वेंटरी फंड वगैरह जहाँ पे गलतियाँ खाई लोगों ने वहाँ पे अटक गए। मेरे ख्याल से अब थोड़ी प्रूडेंट मनी आएगी। बिल्डर्स भी अभी 10 बार सोचते हैं, क्योंकि एक्सेस टू क्रेडिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप बैंक्स देख लीजिए, बीच में एनबीएफसी की फंडिंग आ गई थी, बैंक्स भी विलिंग है खरीदने के लिए। और आज के दिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बिल्डर जो है वो लैंड के लिए पैसा उठाएगा। ज्यादातर जो भी पैसा उठाया जाएगा वो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए आएगा या स्टक-अप प्रोजेक्ट को लेके आएगा और स्ट्रेस प्रोजेक्ट के लिए आएगा। तो एक 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 अप्रोच फंड की बदल जाएगी, एक फंड का एप्लीकेशन बदल जाएगा। लेकिन ये ज़रूर लगता है कि इस वक़्त भी मार्केट में जब ज़रूरत है पैसे की, तो पैसा ज़रूर पहुँचेगा, जी। और आप मार्केट में बहुत लिक्विडिटी है। राइट, तो आप कह रहे हैं कि अप्रोच बदलेगी लेकिन पैसा आता रहेगा। तो गुलाम जी, सब हमने देखा कि पिछले 1 दशक में, पिछले करीब 10 साल में एनपी फंड्स ने भी अपना रुख थोड़ा सा बदला। पहले हम देखते थे कि रेजिडेंशियल में काफी पैसा आता था, लेकिन धीरे 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 जो परसेंटेज है वो कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर
काफी बड़ा हो गया। अभी तो पिछले कुछ दिनों में इस कोविड के दौरान ही कुछ एक बड़े फंड्स के बयान भी आए जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया पिछले 6-7 सालों में इंडियन कमर्शियल रियल एस्टेट में, लेकिन अब देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि हमने जैसे पिछले एपिसोड में बात की थी कि अभी ये स्ट्रगलिंग टाइम है। तो क्या इन फंड्स के लिए, खासतौर पर जिन्होंने कमर्शियल रियल एस्टेट में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, उन्हें थोड़ी दिक्कतें झेलनी होगी फिलहाल? ये बिल्कुल होगा ये। और जैसा कि आपने याद दिलाया, पिछली बहस में जब हमने कमर्शियल रियल एस्टेट पे फोकस किया था, तब ये बात सामने आई थी कि शायद अगले 2-2.5 साल 3 साल दुविधाजनक होंगे, दिक्कत तलब होंगे। और वो चीज चूंकि इन एसेट क्लास के ओनर्स, ये ऑफिस प्राइवेट इक्विटीज हैं जिन्होंने इन ऑफिस को खरीदा है, तकरीबन हमारे अंदाजे के हिसाब से 190 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिसेज जो है इन प्राइवेट इक्विटीज के पास, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के पास रखी हुई है। दे आर द ओनर्स नाउ। तो उनको तो ये बहुत बड़ा सदमा भुगतना होगा अगले 1.5-2 साल। और ये बात, और जैसे आपने बताया कि पिछले चंद, खास तौर से पिछले 5 सालों में मेजॉरिटी जो प्राइवेट इक्विटी है, तकरीबन सारी की सारी, बारिंग 1-2 प्रोजेक्ट्स होंगे जो रेसिडेंशियल में गए हैं, वरना सभी ने मेजॉरिटी ऑफिस स्पेसेस में इन्वेस्ट किया है, कुछ थोड़े बहुत मॉल्स में गए हैं। और पिछले साल 1.5 साल में बहुत सारा एक नया रुख जो वेयरहाउसिंग की तरफ बढ़ा है प्राइवेट इक्विटीज का, वो तो जारी है। इवन इनफैक्ट कोविड के दरमियान ये पिछले 2-2.5 महीने में वेयरहाउसिंग वो एक वाहिद इंडस्ट्री है, इकलौती एकमात्र इंडस्ट्री है जिसमें इन्वेस्टमेंट चला जा रहा है, जिसमें एक्साइटमेंट बढ़ता चला जा रहा है। तो वो चीज तो है प्राइवेट इक्विटीज के लिए, जैसा पंकज जी भी कह रहे हैं कि इनके कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते रहते हैं। एक वक्त था जब इनके पोर्टफोलियो में रेसिडेंशियल भी हुआ करता था, ऑफिसेस थे, रिटेल था। फिर वक्त आया जब रेसिडेंशियल तकरीबन खत्म हो चुका, सिर्फ ऑफिसेस और रिटेल पे फोकस किया। अब आगे चल के वेयरहाउसिंग भी, तकरीबन सारे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने ऑफिस प्रॉपर्टीज खरीदी, पिछले साल 1.5 साल में तकरीबन सभी ने अपने वेयरहाउसेस फंड शुरू कर दिए हैं। तो ये चीज जो है ये चलती रहेगी। वक्त के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का नजरिया, इन्वेस्टमेंट का फोकस तब्दील होता रहेगा। लेकिन चूंकि उनका मकसद, ये सारे फंड मैनेजर्स का मकसद है अपने इक्विटी आईआरआर्स को बढ़ाने का, अपने इन्वेस्टर्स को एक बेहतर रिटर्न देने का, और चूंकि ये उनका मकसद है, इसके लिए ये सब चलता रहेगा। लेकिन दरमियान में पिछले अगले साल 1.5 साल में जिन्होंने ऑफिस प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है, जो फंड्स हैं, उनको दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत, जो एक और चीज आई एम श्योर आपका अगला सवाल उससे ताल्लुक रखता होगा, रीट को लेके है। ये सब रीट में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। ये 190 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस जो बनी है, उसमें से शायद 15-20 मिलियन स्क्वायर फीट पहली रीट में गया है, मिलियन स्क्वायर फीट गया है, बाकी सारा जाना था। अब ये जो कोविड के कारण ये एक बहुत बड़ा बोझ जो सर पे आ पड़ा है, इससे रीट बनने में शायद अगले साल 1.5 साल तक के ये सारे के सारे कोल्ड स्टोरेज में चले जाएंगे। उनको दोबारा लाइव, उनको दोबारा जिंदा करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और उस समय तक चलते चलते वेयरहाउसिंग इन प्राइवेट इक्विटीज प्लेयर्स का फोकस रहेगा। राइट, तो आपने बिल्कुल सही कहा। अगला तो